हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। आज हम इस वीडियो में दो मेन टॉपिक की तरफ फोकस करेंगे। पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, एंड देन वी विल स्टडी व्हाई शुड वी स्टडी अकाउंटिंग। और फिर हम पढ़ेंगे कि हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़ना चाहिए, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों हमें इस सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहिए। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन्हीं दो टॉपिक की तरफ रहेगा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड नीड फॉर अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़ना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ, कुछ बातें आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का, तो दैट्स वाई आज हम इस टॉपिक को बहुत डीप सेंस में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एक ओवरव्यू की तरह लेके चलेंगे। यहाँ पर हम चीज़ों को सिर्फ अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, लेकिन इन्हीं चीज़ों के ऊपर अभी हमें डीप एनालिसिस अपकमिंग चैप्टर में करना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन को, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। इसका आंसर क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग अगर मैं कहूँ, अकाउंटिंग इज़ अ टेक्निक। अकाउंटिंग एक तरह की कोई टेक्निक होती है, और वी कैन से अकाउंटिंग इज़ अ मेथड। अकाउंटिंग जो है वो एक तरह का मेथड भी होता है, और समटाइम हम अकाउंटिंग को प्रोसेस भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। तो अकाउंटिंग को आप एक टेक्निक भी कह सकते हो, अकाउंटिंग को आप एक मेथड भी कह सकते हो, और अकाउंटिंग को हम एक प्रोसेस भी कहते हैं। किस चीज़ की ये प्रोसेस है, क्या टेक्निक है, क्या ये टेक्निक करती हैं, ये टेक्निक मेंटेन करती हैं अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग है वो ऑलवेज एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। मतलब यहाँ पे जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले हैं जिस चीज़ का, वो रिकॉर्ड कोई रैंडम रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ मन किया जैसे मन किया चीज़ों को लिख लिया। अकाउंटिंग में जिन चीज़ों को हम लिखते हैं तो लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इसलिए इसको कहा जाता है। कोई रैंडम रिकॉर्ड नहीं है कि जब मन किया और जैसे मन किया और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके कुछ स्टेप्स होंगे जो कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे। अगर हम बात करें रिकॉर्ड को मेंटेन, किन चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पे जिस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो होते हैं आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। लेकिन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी होती हैं डियर स्टूडेंट, वो दो तरह की होती हैं। आपके बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो, उन ट्रांजेक्शन को ग्रेजुअली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जो अकाउंटिंग है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट ये होती है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकती हैं जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, लेट्स डिस्कस। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जिनकी आप कैश में वैल्यू लगा सकते हो। मतलब जिसको आप वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो उसकी कैश में अपनी एक वैल्यू होगी इन अमाउंट, से 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़। मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनकी कैश में अपनी एक वैल्यू होगी, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमारी जो अकाउंटिंग है ये रिकॉर्ड कर सकती हैं। और ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हैं, शायद बहुत इम्पोर्टेंट भी हों, लेकिन उनकी वैल्यू को आप कैश में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके लिए आप एक पर्टिकुलर और एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते। ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हमारी जो अकाउंटिंग है ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती, और ये इसका एक ड्रॉबैक है। और उन ट्रांजेक्शन की जिनकी वैल्यू को आप कैश में कैलकुलेट नहीं कर सकते, दीज ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। चलिए जरा आप पूरे स्टेटमेंट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, एक साथ के अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हुआ। तो अकाउंटिंग एक तरह की ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम बिजनेस में होने वाली सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, बिजनेस में होने वाली सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू आप कैश में मेज़र कर सकते हो, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है।
तो वो मेथड जिससे हम मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसी मेथड का नाम अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक सिंपल सा मीनिंग समझ यहाँ पर आ गया होगा। चलिए जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किस तरह की होती हैं और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के भी और कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के भी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं लाइक परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप कोई गुड्स बाय करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कोई वैल्यू होगी। 5000 रुपीज़ का बाय किया है, 10,000 रुपीज़ का बाय किया है, 1 लाख रुपीज़ की बाय किए हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा माइंड लगाएं तो इनकी एक कैश में वैल्यू होगी। सेल ऑफ गुड्स, सिमिलरली जब आप गुड्स को सेल करोगे तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी कि आपने कितने अमाउंट की, कितने वैल्यू के गुड्स को सेल किया है, तो यहाँ पे भी एक कैश वैल्यू बनती है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आप किसी भी एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं या और किसी तरह की आप पेमेंट करते हैं, से सैलरी आप पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास होता है जिसकी आपने पेमेंट की होती है। अगेन मीन्स यहाँ पर भी एक कैश की वैल्यू होती है। अगर हम बात करें रिसिप्ट ऑफ इनकम की, अगर आपको कहीं से कोई पैसा मिल रहा है, लाइक आपको कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है या इंटरेस्ट कहीं से रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक कैश में वैल्यू होगी कि कितना आपको रेंट मिला, कितना आपको कमीशन रिसीव हुआ या आपको इन इंटरेस्ट आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसिप्ट ऑफ इनकम एटसेट्रा। मतलब इन सभी पे अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओ तो यहाँ से हम ये चीज़ इवेल्युएट कर सकते हैं कि इनकी अपनी एक कैश में वैल्यू, अपना एक अमाउंट होता है। चलिए अब जरा समझते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को। अगर मैं कंसेप्ट की, स्टेटमेंट की बात करूँ तो इसमें आप लिखेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जिनकी वैल्यू को आप पैसे में नहीं बता सकते कि वो कितनी वैल्यू है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है रिजाइन बाय एन एबल एम्प्लॉय। मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है विकास। मिस्टर विकास काफ़ी हार्डवर्किंग हैं, इंटेलिजेंट हैं और आपके बिजनेस का लगभग सारा काम मिस्टर विकास देखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, चलिए हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मिस्टर विकास कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके बिजनेस का विकास करवा रहे हैं। मतलब आपके बिजनेस का पूरा विकास मिस्टर विकास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पर्सन अब आपकी फर्म को छोड़ के चला जाए ड्यू टू एनी रीज़न, किसी रीज़न की वजह से मिस्टर विकास आपकी फर्म को छोड़ के चले जाएं, रिज़ाइन दे दिया बाय एन एबल एम्प्लॉय जो कि काफ़ी सक्षम था, तो अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन करता हूँ कि मिस्टर विकास का आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाने से आपके बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट आएगा, क्या आपके बिजनेस में ये प्रॉफिट क्रिएट करेगा या इसकी वजह से आपके बिजनेस में लॉस क्रिएट होगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी थोड़ी देर सोच सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। मिस्टर विकास के चले जाने से ऑब्वियसली वो इतना टैलेंटेड, इतना एम्प्लॉय था और बिजनेस का सारा काम वही देखता था, तो बिजनेस में लॉस क्रिएट होगा। अगर कोई इंटेलिजेंट एम्प्लॉय इस तरह से हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय चला जाए तो बिजनेस में लॉस ही होगा। लेकिन क्या आप बता सकते हो वो लॉस इन अमाउंट एग्जैक्टली कितने रुपए का होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। नो, मीन्स मिस्टर विकास के चले जाने से आप एग्जैक्टली ये तो बता सकते हैं कि बिजनेस में लॉस होगा, लेकिन वो लॉस इन अमाउंट कितने रुपए का होगा, 7,000 का होगा, 3,000 का होगा या कितने वैल्यू का वो लॉस होगा, ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका आप एग्जैक्ट अमाउंट अपने बिजनेस में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। मान लीजिए आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं और दूसरी कंपनी के कोई एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी डिसऑनेस्ट, मीन्स बेईमान है। अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट हैं या फिर डेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, पूरा हार्ड वर्क करते हैं, पूरा मन लगा के बिजनेस में काम करते हैं, तो ऐसे में भी आपके बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट क्रिएट होगा, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी, उस एम्प्लॉयज़ का हार्ड वर्किंग या आपके हार्डवर्क या आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन क्या आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि ऑनेस्टी या फिर डेडिकेशन जो एम्प्लॉयज़ के आपके हैं उससे आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट क्रिएट होगा?
जस्ट थिंक अबाउट इट वंस अगेन एंड रिमेंबर, आप मुझे जो भी अमाउंट बताएंगे वो एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। योर अमाउंट शुड बी एग्जैक्ट, नॉट अप्रोक्सीमेट, लगभग 1 लाख रुपीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट वहां पे होना चाहिए। सो आपको अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट बताना है, एक्यूरेट अमाउंट बताना है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि नहीं सर, एक्यूरेट अमाउंट बताना तो पॉसिबल नहीं है कि कितना हमें वहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि इन ट्रांजेक्शन को भी हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगेन जरा हम वापस आते हैं कि क्यों हम ट्रांजेक्शन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। बिकॉज नॉन मॉनेटरी अगर वो ट्रांजेक्शन होगी तो इसे आप टोटली इग्नोर कर दोगे, इट मीन्स ये रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसे हम लिखेंगे नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाना है। तो हमें कौन सी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो इसे हम कहेंगे रिकॉर्डेड। तो जो अकाउंटिंग है सिर्फ इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी जिसका एग्जैक्ट अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब जरा अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है व्हाई शुड वी स्टडी अकाउंटिंग। अब जरा मानते हैं कि हमें मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन को या बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्यों करना चाहिए, हमें अकाउंटिंग को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरत है बिजनेस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने की। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा डियर स्टूडेंट कि अगर आप अपने बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आप तब ही दे सकते हो जब आपने अपने बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करा हो। चलिए जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, तो ये आप मुझे तभी बता सकते हैं जब आपने हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हो। आपके बिजनेस में कब कब पैसा आया, कब कब पैसा गया, हर चीज़ की अगर आपने एंट्री की होगी तभी आप मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो। तो मीन्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। अगर आप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उससे हमें पता चलता है टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, तभी हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू नो अबाउट योर टोटल सेल्स। जब आप अपने बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तभी आप बता पाओगे कि आपके बिजनेस में टोटल सेल कितने रुपए की हुई है या फिर टोटल परचेजेस आपने कितने अमाउंट की करी है। मीन्स अगर मैं आपसे आपके बिजनेस की टोटल सेल जानना चाहता हूँ या गवर्नमेंट आपसे आपके बिजनेस की टोटल सेल जानना चाहती है, क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी सेल पे जीएसटी लगाना है, तो आप गवर्नमेंट से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपको प्रॉपर आपकी टोटल सेल बतानी पड़ेगी और वो आप तभी बता सकते हो जब आपने हर एक सेल का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करा हो। अगेन इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं, मीन्स आपने अकाउंटिंग को वहाँ पे फॉलो किया होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की, तो लिखा है टू नो दैट हाउ मच अमाउंट यू हैव टू टेक फ्रॉम योर कस्टमर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना है, किस किस कस्टमर से कितना कितना लेना है, तो ये चीज़ भी आप मुझे तभी बता सकते हैं जब आपने हर एक कस्टमर्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। अदरवाइज क्या होगा कि कस्टमर आपको कम पैसे भी दे सकता है, तो कस्टमर कहीं आपको कम पैसे ना दे दे। दैट्स वाई मुझे कस्टमर से रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन का एक प्रॉपर और एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, सपोज कि कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कितना अमाउंट उसने आपको पे करना है, और आप एक अमाउंट उसको बता देते हो, से 6000 रुपीज़ उस कस्टमर ने आपको पे करना है। लेकिन कस्टमर आपको सामने से कहता है कि नहीं, मुझे तो 5000 रुपये आपको देना है,
ओके नाउ टेल मी, शो मी माई अकाउंट्स कि मैंने कब कब परचेज करा था, कैसे 6000 बनाया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा है तो आप उस कस्टमर को सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है तब आप उस कस्टमर को अपनी बुक दिखा सकते हो और ये बता सकते हो कि इस तरह से उसका जो अमाउंट है वो 6000 रुपीज़ बना है। तो इट मीन्स आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए या ये जानने के लिए कि कस्टमर से कितना अमाउंट आपको रिकवर करना है, अगेन हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए तो लिखा है हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे टू योर सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, जिससे हम ऑब्वियसली सामान खरीद कर लेकर आते हैं। तो उस सप्लायर को आपको कितना पेमेंट करना है। अगर आप ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे सिस्टमैटिक तो इट मे बी पॉसिबल कि आप सप्लायर को ज़्यादा पैसे दे के आ जाओ। किसी को ज़्यादा पैसे दोगे तो ऑब्वियसली वो ये तो कहेगा नहीं मुझे ज़्यादा दे रखे, सभी लोग ईमानदार नहीं होते हैं, कुछ शायद बोल भी दें। बट अगर आपको ये एग्जैक्टली जानना है कि आपको कितना अमाउंट किसी सप्लायर को पे करना है, ये भी ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है कि जब आपने सभी ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कराओ। और इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को ही हम क्या कह रहे हैं बार बार, दिस इज अकाउंटिंग। तो इट मीन्स अकाउंटिंग को स्टडी करने के रीजंस क्या है कि जब आप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तभी आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता सकते हो, तभी आपको अपनी टोटल सेल पता चलती है। ओनली देन यू विल बी एबल टू नो अबाउट योर टोटल परचेज और नो दैट कि कितना अमाउंट आपको अपने कस्टमर से लेना है, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू रिकवर फ्रॉम योर कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे टू योर सप्लायर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हाँ हमें अकाउंटिंग किन चीज़ों के लिए पढ़नी पड़ती है। अकाउंटिंग को लेकर के एक जर्नल व्यू ये माना जाता है कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ ओनर मीन्स बिजनेसमैन के काम की होती है और अकाउंटिंग का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ओनर को छोड़ के और किसी के कोई काम नहीं आता। बट दिस इज टोटली अ रॉन्ग कंसेप्ट, दिस इज टोटली अ मिथ। अकाउंटिंग मीन्स आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन आज के टाइम में ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। कौन कौन से, लाइक गवर्नमेंट भी आपसे बिजनेस से आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करती है सो दैट कि गवर्नमेंट को आपके बिजनेस में टैक्स लगाना है। सेल टैक्स लगाने के लिए आपसे सेल पूछेंगे, इनकम टैक्स लगाने के लिए आपसे इनकम मीन्स प्रॉफिट पूछेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इन्वेस्टर या बैंक, अगर बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक भी पहले आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस चेक करेगा, उसके बाद आपको लोन ग्रांट करेगा और देखेगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है। इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की तो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्योंकि उसी से उसको पता चलता है कि उसकी सैलरी बढ़ने के चांस है या घटने की उम्मीद है, घटने का डर है। तो चलिए अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम ये जानेंगे कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं मीन्स एक बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको कौन कौन से पर्सन यूज करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक की। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूजर्स होते हैं मीन्स वो पर्सन्स जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, इसी टॉपिक को हम समटाइम इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ बिजनेस के नेम से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इट मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन चाहे आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने का आए या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ बिजनेस को डिफाइन करने का आए, एक्सप्लेन आपको यही चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो यूजर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, आंतरिक प्रयोगकर्ता और बाह्य प्रयोगकर्ता। चलिए पहले तो मीनिंग समझते हैं कि इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं और क्या होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स किसे कहते हैं। इंटरनल यूजर्स जनरली हम उनको बोलते हैं जिनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक होता है और डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका बिजनेस में होता है। फॉर एग्जांपल ओनर, देखा जाए जो ओनर है वो बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक करता है,
बिजनेस में ओनर का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। इसी तरह से मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, इनका भी बिजनेस में डायरेक्ट लिंक होता है। तो इट मीन्स इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं? इंटरनल यूजर्स आर दोज यूजर्स हु हैव डायरेक्ट लिंक विद बिजनेस, जिसका बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक है, और वी कैन से हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस। तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का जो मीनिंग होगा, जो सेंस यहाँ पे निकलेगी, वो ब्याज वाली नहीं होगी। वो इंटरेस्ट का मतलब होगा उसका प्रॉफिट लॉस, उसका हित, तो उसका हम हित कहेंगे। अब अगर बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की, तो एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक या फिर डायरेक्ट इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं होता है। तो उसके लिए डिफाइन क्या करेंगे? हु डोंट हैव डायरेक्ट लिंक विद बिजनेस। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आप नोट वर्ड लगा दोगे तो ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। चलिए जरा बात करते हैं अब इंटरनल यूजर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस तरीके से हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं। इंटरनल यूज़र हो चाहे एक्सटर्नल यूज़र हो, डियर स्टूडेंट, इन सबको मेमोराइज करने के लिए मैं आपको बहुत इजी एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक के थ्रू आप सभी पॉइंट को मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए जरा समझते हैं इंटरनल यूजर्स को आप कैसे याद करेंगे। इंटरनल यूजर को मेमोराइज करने के लिए सिंपली आपको एक सिंगल सा वर्ड मेमोराइज करना है, एंड दैट इज, इसके लिए आप मेमोराइज कर लीजिए MEO। इंटरनल यूजर के लिए क्या है? MEO, मियो। बस आपको मियो वर्ड याद रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है फर्दर कि मियो का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। हियर M स्टैंड फॉर मैनेजर्स, E स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज़ एंड O स्टैंड फॉर ओनर। तो M का मतलब होगा मैनेजर, E का मतलब होगा एम्प्लॉयज़ और O का मतलब होगा यहाँ पे ओनर्स मीन्स स्वामी। तो मियो वर्ड से आप इनको मेमोराइज करेंगे। दैट्स वाई मैंने इनको एक अलग मार्कर से, ब्लैक मार्कर से यहाँ पर हाईलाइट किया है। नाउ लेट्स डिस्कस कि वन बाय वन मैनेजर्स किस रीजन से आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है, ओनर किस रीजन से आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है, एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करने के पीछे एम्प्लॉयज़ की इंटेंशन या रीज़न क्या होता है। अगर हम बात करें मैनेजर्स की, तो मैनेजर्स को डेली रूटीन में बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, लाइक कहाँ से मटेरियल परचेज करना है, किस तरह से आपको सेल करना है, कब आपको कैश में सेल करना है, कब आपको क्रेडिट में सेल करना है, कहाँ से फाइनेंस ऑब्टेन करना है। तो ये सारे डिसीजंस मैनेजर को अपने रूटीन में, डेली लाइफ रूटीन में लेने पड़ते हैं। और एक मैनेजर सही डिसीजंस तभी ले सकता है जब उसके पास बिजनेस की A to Z इंफॉर्मेशन होगी, जिसे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इट मीन्स मैनेजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर टेकिंग रूटीन डिसीजंस। तो डेली लाइफ में जो डिसीजंस लेने होते हैं उनके लिए मैनेजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ किस रीजन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सैलरी पर्पज़ से या बोनस पर्पज़ से इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं। मीन्स एम्प्लॉयज़ को ये जानना होता है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में सैलरी भी बढ़ेगी, या फिर कंपनी उनको बोनस भी दे सकती हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट्स डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इट मीन्स हो सकता है एम्प्लॉयज़ कुछ एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर दे, मतलब एम्प्लॉयज़ को निकाल भी दे, जैसा कि कोविड के केस में भी हैं कि जब बिजनेस की जब सेल नहीं हो रही है तो इन दैट केस बहुत सारी कंपनी ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच भी कर दिया है, मतलब निकाल भी दिया है। तो ये वजह है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, मीन्स आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं फॉर सैलरी प्रोस्पेक्ट, फॉर बोनस प्रोस्पेक्ट एटसेट्रा, और वी कैन से फॉर सेफ्टी ऑफ जॉब। अगर हम बात करें थर्ड और लास्ट इंटरनल यूज़र की, जो कि है ओनर, तो ओनर जो बिजनेस में इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज क्यों करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, बिजनेस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज क्यों करता है। बहुत सिंपल और सबसे इजी है कि ओनर का जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस जानने का होता है। ओनर को जानना है कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है,
कितना लॉस है, कितने उसके बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या उसके बिजनेस में उसकी इनकम है, एटसेट्रा। तो अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस के बारे में जानने के लिए, बिजनेस के इनकम्स के बारे में जानने के लिए, प्रॉफिट लॉस के बारे में जानने के लिए, सेल्स के बारे में जानने के लिए, टोटल कितना सेल्स हो रहा है, तो ये बिजनेस ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, और नोट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कभी भी बीच में वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स भी होंगे वो एट ए ग्लैंस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बट ध्यान रखना कि तब वीडियो के बीच में मैं ना आ रहा हूँ। अगर हम बात करें इंटरनल यूजर्स की, तो इंटरनल यूजर्स में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ, जो कि हैं क्रेडिटर, बैंक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, रिसर्चर, पब्लिक, कॉम्पिटिटर, एटसेट्रा। चलिए जरा देखते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की जो ट्रिक है वो क्या है, किस तरीके से हम इन 7 पॉइंट को मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि हमें इन पॉइंट को याद रखना पड़ता है, तो कैसे इनको याद रखेंगे। तो एक्सटर्नल यूजर की जो ट्रिक है वो है, आपको जो यहाँ पर रेड पेन से, रेड मार्कर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, CBI, गवर्नमेंट, रेड ऑन प्रियंका चोपड़ा। हालांकि जो रेड हैं वो अभी रिया चक्रवर्ती पे की जा रही हैं, लेकिन हम अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। CBI, गवर्नमेंट, आर से बनेंगे, हम बनाएंगे रेड किया, CBI गवर्नमेंट ने रेड किया प्रियंका चोपड़ा के घर पे। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक याद रह जाएगी। फिर आपको सिर्फ इसका फुल फॉर्म याद रखना है। एक सिंगल सी लाइन आपको याद रखने के बाद फिर आपको याद रखना है कि हेयर CBI गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होगा। हेयर C स्टैंड फॉर क्रेडिटर, B स्टैंड फॉर बैंक्स, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ही रहेगा। R जिससे रेड बनाया था उससे बनाएंगे रिसर्चर्स, प्रियंका चोपड़ा PC से बनाएंगे पब्लिक, P से पब्लिक और C से कॉम्पिटिटर्स। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो भी अच्छी लगी हो तो बीच में इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जिनकी ये वीडियो काम आ सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इजी ट्रिक के साथ आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, जिनको देख करके आप अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हो, अपनी स्टडी को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 की क्रेडिटर, बैंक, इन्वेस्टर ये सभी किन किन रीज़न से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो क्रेडिटर, बैंक और इन्वेस्टर इन तीनों पार्टीज़ का एक जैसा लॉजिक होता है बिजनेस इन्फॉर्मेशन को या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का। क्रेडिटर वो होता है जो हमें क्रेडिट में सामान सेल करता है, सप्लायर्स को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स आर दी सप्लायर्स, और सप्लायर को किस चीज़ में है कि आपको क्रेडिट में सामान सेल करे या ना करे। तो दैट्स वाई वो भी आपके प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है। अगर आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो क्रेडिटर को, सप्लायर को आपको क्रेडिट में सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है और वो पैसा आपसे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके प्रॉफिट कम है, तो ऐसे में सप्लायर को भी डर रहेगा कि अगर आपको क्रेडिट में सेल कर दिया तो शायद वहाँ से आप पैसा पे कर पाओ या ना भी पे कर पाओ, बिकॉज आपके प्रॉफिट जो है वो कम है या फिर लॉस है बिजनेस में। तो दैट्स वाई क्रेडिटर का भी जो एम होता है वो अपने अमाउंट की सेफ्टी होता है कि जो क्रेडिट में आपको सेल कर रखा है, ठीक है, तो वो पैसा आप उसको पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर हम बैंक की बात देखें तो बैंक के लिए भी यही है कि अगर आप बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं या आपने लोन ऑलरेडी ले रखा है, दोनों सिचुएशंस में अगर बैंक ने आपको लोन दे रखा है तो वो पैसा बैंक का सेफ है या नहीं, ये बैंक तभी जान सकता है जब बैंक आपके प्रॉफिट और लॉस को चेक कर लेगा, उसको एनालाइज कर लेगा। सिमिलरली इन्वेस्टर्स, मतलब वो पर्सन जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका भी जो इंटरेस्ट है वो अपने पैसे की सेफ्टी में है। मीन्स उनको भी ये जानना है कि जो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो सेफ है या नहीं है, और उसके ऊपर कितनी रिटर्न, कितनी इनकम आप उनको दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने तीनों के लिए कॉमन पॉइंट यूज़ किया है, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे बैंक हो, चाहे इन्वेस्टर हो, इन तीनों का लगभग एक जैसा रीज़न होता है, वो होता है फॉर सेफ्टी ऑफ देयर मनी। दे वॉन्ट टू नो इज देयर मनी सेफ इन योर बिजनेस और नॉट।
क्या उनका पैसा आपके बिजनेस में सेफ है या नहीं है? अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप उनको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या बैंक को आपको लोन देना चाहिए? ये तभी जान सकता है जब बैंक आपके प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट को चेक कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है गवर्नमेंट। नाउ लेट अस सी कि जो गवर्नमेंट है वो किस रीज़न से किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को, प्रॉफिट लॉस जैसे इंफॉर्मेशंस को यूटिलाइज करती है। अब गवर्नमेंट के जो रीज़न है, पहला रीज़न है कि गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करना पड़ता है फॉर द असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइक GST। कि आपकी टोटल सेल जान लेगी तो गवर्नमेंट आपके ऊपर सेल टैक्स लगाएगी, आपकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाएगी। तो इस तरह से टैक्स इम्पोज करने के लिए, टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट को भी आपकी टोटल सेल जाननी है, आपकी इनकम जाननी है, ताकि वो टैक्स लगा सके। सेकेंड रीज़न है ये जानने के लिए कि जो आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो कर रहे हो बिजनेस में या नहीं कर रहे हो। तो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो इन दो रीजंस की वजह से मेनली जो गवर्नमेंट है वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करती है। फिर आते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिसर्चर। रिसर्चर हम किसको बोलते हैं? रिसर्चर हम बोलते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स को। वो पर्सन जो मार्केट के अंदर कंपनीज का डेटा लेकर के उनका एनालिसिस करते हैं, ताकि वो अपने क्लाइंट को ये एडवाइस कर सके कि उसके क्लाइंट को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं। तो रिसर्चर की जगह पे अगर आप मेमोराइज करना चाहो तो इसको मार्केट एक्सपर्ट के नाम से भी मेमोराइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि कब आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको किस कंपनी से निकल जाना चाहिए पैसा निकाल करके। जैसे यस बैंक के अंदर अभी जो शेयर है वो काफ़ी डाउन चल रहा है, तो अगर कोई मार्केट एक्सपर्ट होगा तो ऑब्वियसली ये सजेस्ट करेगा अपने क्लाइंट को कि वो यस बैंक में इन्वेस्ट ना करे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, रिसर्चर होते हैं मार्केट रिसर्च करने वाले, किस लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं, किस लिए किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, टू एडवाइज देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को सलाह देने के लिए कि उनको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। अब अगर हम बात करें पब्लिक की, पब्लिक भी आपके कंपनी की इन्फॉर्मेशंस को, प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करती हैं, क्योंकि उसी से पब्लिक की आइज़ में आपकी कंपनी की इमेज बनती हैं। लाइक अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है और एक कंपनी कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऑब्वियसली इन द आइज़ ऑफ पब्लिक जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, उसकी इमेज अच्छी होगी, और जो कंपनी कम प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी इमेज थोड़ा कम होगी। और पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है कि आपकी कंपनी क्या क्या चीज़ें कर रही है, क्या एक्टिविटीज़ आप नहीं कर रहे हो, कितना आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। सो दैट्स वाई पब्लिक भी जो है वो गुडविल पर्पज़ से या आपकी इमेज के पर्पज़ से, जिसे हम गुडविल ही कहते हैं, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करती है। उसे भी जानना है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो। फिर लास्ट में आ जाता है हमारे पास कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी। आपका कॉम्पिटिटर भी आपके बिजनेस की, कॉम्पिटिटर तो आपका है लेकिन वो आपके बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है, सो दैट कि वो एनालाइज कर सके कि आपके कंपैरिजन में वो पर्सन मार्केट में कहाँ पर स्टैंड करता है। अगर हम अपना एग्जांपल लेके चलें तो हम भी अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रॉफिट और लॉस को, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, ये जानने के लिए कि मैं मार्केट में उससे ऊपर के लेवल पे कहीं पे एग्जिस्ट करता हूँ, मीन्स मेरा प्रॉफिट उससे कम है या ज़्यादा, या उससे नीचे के लेवल पे मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मीन्स टू असेस देयर कंपोजिशन इन द मार्केट। जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी पोजीशन मार्केट में असेस करने के लिए, चेक करने के लिए कि उसकी पोजीशन उसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में वो कहाँ पर स्टैंड करता है, इसके लिए कॉम्पिटिटर्स भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अकाउंटिंग है इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जब तक आप अपनी लाइफ में अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे वो वीडियो आपके काम आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि जैसे वो वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।